तो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमुला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, और जो बैठ चुके हैं अपनी कॉपी पेन निकाल करके बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के काम को। आज हमको एक और एक्सरसाइज, एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर बात करनी है, जो कि हमने चैप्टर 14 में पढ़ी है, अध्याय 14 में, और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज अपनी कॉपी में करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा जो हमने पढ़े हैं पीछे, ठीक है, और उनको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना। तो चलिए ध्यान देंगे सबके सब अपना सामने स्क्रीन की तरफ, और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमने अब तक ये सारी बातें कर ली हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए अपने नोटबुक में लिखिए साहब, एक्सरसाइज चैप्टर 14, अध्याय 14 की एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट: connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and battery। तो चलिए हमको इन सब को क्या है, ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। तो लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, एक टेबल बनाइए। चलिए एक टेबल बनाइए। और इस टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे, टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे उनके लिए सिंबल्स। चलिए पहला कंपोनेंट है हमारे पास, पहला कंपोनेंट जो हमें यहाँ पूछ रखा है वो है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स, तो कनेक्टिंग वायर्स को हम कैसे शो करते हैं? कनेक्टिंग वायर्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ये हो गई हमारी कनेक्टिंग वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विच इन द ऑफ पोजीशन। स्विच इन द ऑफ पोजीशन मतलब स्विच ऑफ होना चाहिए। तो स्विच ऑफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? स्विच ऑफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक ये स्विच ऑफ है, ठीक है। जब ये दोनों मिले होंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट इज बल्ब। तो बल्ब को हम सभी जानते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं बल्ब को, है ना। नेक्स्ट इज सेल। सेल को ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से, एक टर्मिनल छोटा एक टर्मिनल बड़ा। मैंने आपको बताया था जो छोटा वाला होता है वो थोड़ा डार्क रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल के अलावा हमें बनाना है स्विच ऑन। स्विच ऑन पोजीशन। तो स्विच ऑन कैसे रहेगा? स्विच ऑन सिमिलरली पहले स्विच को बनाते हैं,
फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को इस तरीके से मिला देंगे, तो ये हो गया स्विच ऑन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है, सेल होते हैं, दो या कम से कम दो सेल होने चाहिए। तो बैटरी को किस तरीके से बनाएंगे भाई, बैटरी को बनाइए, देखो एक सेल, एक सेल, और फिर दूसरा सेल, और इनको जोड़ेंगे डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैटरी। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन होता है जिसमें हमको डिफरेंट जो कंपोनेंट है उनके सिंबल्स बनाने के लिए बोला था। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये सर्किट, इसका हमको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। इसका क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। इसमें एक तो हमको ये क्या दिख रहा है भाई, स्विच दिख रहा है। ये क्या है, स्विच है, और ये स्विच ऑफ है। ये स्विच क्या है, ऑफ है। फिर यहाँ पर एक बल्ब दिख रहा है, और यहाँ पर एक सेल दिख रहा है, तो और बीच में क्या है, तार है एक, इनके बीच में क्या है, तार है। तो इसको हमको क्या करना है भाई, इसको हमको सर्किट डायग्राम बनाना है ऐसे सिंबल्स का यूज करके। चलो कैसे बनाएंगे, देखो जरा कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सबसे पहले क्या था, उसमें एक बल्ब था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, एक बल्ब था। तो एक बल्ब को बनाइए, ये बना दिया हमने बल्ब। ठीक है, इसके बाद बनाइए, बल्ब के बाद बनाइए, और क्या है उसमें, एक स्विच था जो कि ऑफ पोजीशन में था। स्विच ऑफ पोजीशन में ये रहा। और क्या था, एक सेल था। तो सेल को इस तरीके से बनाइए। बस, अब इनके बीच में तार जोड़ दीजिए। तो तार को हम कैसे जोड़ते हैं भाई, यहां से इसको जोड़ दिया, यहां से ये ऐसे, यहां से ये ऐसे, और इनको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, फिर इधर से ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे जोड़ दिया। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। समझ में आ गया, ये है हमारी कुंजी स्विच के, ये है हमारा सेल, ये हमारी की या स्विच जिसको बोलते हैं, ये है हमारा स्विच, और ऑफ है ये। ठीक है, और ये है हमारा बल्ब। और बाकी ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस हैं, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, तारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सर्किट डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का बनाएंगे। ठीक है, बल्ब जल नहीं रहा है यहाँ पे, इसीलिए स्विच ऑफ है। अगर बल्ब जल रहा होता तो स्विच ऑन होता। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में आपको रखनी है। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 14.22 shows four cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make the battery of four cells. यहाँ पर आपको चार सेल दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। आपको इन चारों सेलों को किस प्रकार से जोड़ेंगे कि ये बैटरी बन जाए। इन चारों सेल को किस टाइप से आप इनको जोड़ेंगे कि ये बैटरी बन जाए, जरा सोचिए। इन चारों सेलों को किस तरीके से आप जोड़ेंगे कि ये बैटरी बन जाए, हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, और जरा सोच समझ के बताइएगा कि हमने ये कैसे किया था। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए।
तो चलिए किस तरीके से आप इनको जोड़ेंगे हमने समझा है, हमने बात करी है कि जब हमको एक बैटरी बनानी होती है तो उसके नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। मतलब ये नेगेटिव है इसको यहाँ जोड़ा जाएगा, ये नेगेटिव है इसको यहाँ जोड़ा जाएगा, ये नेगेटिव है इसको यहाँ जोड़ा जाएगा। तो माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ते हैं और इस तरीके से हमारी ये बैटरी जो है ये बन जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से जोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द बल्ब इन द सर्किट डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। ये कह रहे हैं नीचे एक इन्होंने सर्किट बना के दे रखा है और यहाँ पर ये देखो ये सर्किट बना के दे रखा है इन्होंने और कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है। जरा सोच समझ के देखना, जरा ध्यान से देखना, क्या ये बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। हमें कैसे पता लगेगा? बल्ब के ऊपर जो जलने वाला साइन होता है वो लाइंस खींची होती है ना। यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है और इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे बैटरी लगा रखी है और स्विच भी ऑन है लेकिन तब भी नहीं जल रहा है। लेकिन ध्यान से देखो बैटरी इन्होंने गलत तरीके से लगा रखी है, प्लस को प्लस के साथ रखा हुआ है जबकि प्लस को माइनस के साथ रखते हैं। तो इसका अगर मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाऊं, एक सिंबल डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इन्होंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये स्विच भी ऑन है, ठीक है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है और यहां पर जो बैटरी है वो कुछ इस प्रकार से जोड़ी गई है, ठीक है, वो कुछ ऐसे जोड़ा गया है। तो गलती क्या है? गलती यहां पर है बच्चों, गलती यहां पर है। ये बैटरी इन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में जोड़ दिया और नेगेटिव नेगेटिव दोनों अलग तरफ रखे। क्या ऐसे जोड़ते हैं कि हम सेलों को? नहीं, हम सेलों को कैसे जोड़ते हैं? हम सेलों को जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये बल्ब जो है, अब ये बल्ब ग्लो करेगा, अब ये बल्ब जलेगा। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना है सर्किट डायग्राम में, हमको सर्किट डायग्राम में चेक करना है कि क्या चीज सही हो रखी है और क्या चीज नहीं। अगर छोटी सी भी गलती होगी तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों को बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर लिखते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 2 effects of electric current are number 1 हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। याद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें कि हमने देखा था एक विद्युत इस्त्री, कुछ ही दिन पहले पढ़ा था हमने, आई थिंक कल और परसों की क्लास में। ये देखो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे के सारे क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पर आधारित जो है डिवाइसेस हैं, एप्लायंसेस हैं। तो एक तो करंट का इफेक्ट होता है, क्या रहता है? हीटिंग इफेक्ट का रहता है। और दूसरा नंबर 2 जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आर 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north south position। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें ये बात लिखी है कि जब मैं किसी तार में धारा प्रवाहित करता हूँ, करंट फ्लो करता हूँ, स्विच को ऑन करता हूँ, तो उसके पास में रखी हुई एक कंपास हुई है ना, वो क्या होती है, वो हिलने लगती है। क्यों होता है ऐसा? तो इसके आंसर में हम एक ही बात लिख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था भाई? एक्सपेरिमेंट करा था ओरस्टेड ने, है ना। हमने बात करी थी इसके बारे में, और इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। हम इसमें एक बात लिखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, हम इसमें लिखेंगे कि जो द करंट कैरिंग वायर मतलब जिस तार में करंट फ्लो हो रही है, द करंट कैरिंग वायर, उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड it. The current carrying wire produces magnetic field around it. जैसे ही when a compass needle is kept, जब हम एक कंपास निडल को इस तार के नजदीक रखते हैं, नियर बाय दिस वायर, तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विथ ईच अदर and this causes the deflection in compass needle। ठीक है, तो सिंपली बात करेंगे, अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में हम इसको लिखना चाहें, आसान शब्दों में हम इसको लिखना चाहें, तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आसान शब्दों में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, और अगर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो हम ऊपर वाली बात को इसमें लिख सकते हैं। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर दैट इज क्लोज्ड। कह रहे हैं ये अभी ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें स्विच क्या है? ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इसको ऑन कर दूं, तो जो कंपास नीडल रखी हुई है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा या नहीं होगा? तो आपका आंसर रहेगा इसमें कि अगर इस केस में अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं और नीडल जो है वो हिलेगी या नहीं हिलेगी। तो मैं अगर यहाँ पर स्विच ऑन भी कर देता हूं तो भी मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। नॉट एनी डिफ्लेक्शन। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सेल नहीं दिखाई दे रहा है। सेल का होना एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत जरूरी है। ठीक है, सेल का होना मस्ट है। अगर सेल नहीं होगा, अगर यहाँ पर एक सेल होता तब तो बात बन जाती,
लेकिन सेल तो इसमें है ही नहीं, तो सेल है ही नहीं तो किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होगा। सेल का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराने का, ऊर्जा देने का, तो जब इसे ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, ठीक है, और कुछ ट्रू फॉल्स के ऊपर। चलिए तो जल्दी से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। चलिए तो सबसे पहले हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो है हमने पूरे चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी हैं उस पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इज। सेल में दो लाइन होती है, एक लंबी और एक छोटी। जो लंबी लाइन है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। क्या लिखेंगे यहां पर? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट बी पार्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। दो या दो से सेल को अगर मैं कंबाइन कर दूं, दो या दो से ज्यादा को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैटरी। when current is switched on in a room heater, अगर एक हीटर में मैं स्विच ऑन कर देता हूं एक स्विच हीटर का, तो वो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। it becomes hot। ओके, नेक्स्ट है डी, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इसके बारे में तो हम सब ने बहुत डिटेल में पढ़ा है और वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलिए ये चारों फिलअप्स जो है जल्दी से नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम ट्रू फॉल्स के ऊपर भी बात करते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो बताएंगे अब ट्रू फॉल्स। सबसे पहला स्टेटमेंट ए, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं क्या? माइनस को माइनस से जोड़ते हैं क्या? नहीं, गलत। तो इसका सही आंसर होगा फॉल्स। ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। बी, when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks। बिल्कुल सही बात है, यही पढ़ा था हमने, तो दिस इज ट्रू। तभी तो हम उसको सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं, बाहर लगा के रखते हैं, है ना, अपने इलेक्ट्रिक जो सोर्स होता है वहां पर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, हमने देखा था जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था तो उसके पास हम लेकर के गए थे कुछ आलपीम्स को, है ना, तो उसने उसको अट्रैक्ट करा था। डज नॉट, अगर यहाँ पर डज नॉट नहीं लिखा होता, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू होता। अगर डज नॉट लिखा है तो इट विल बी फॉल्स। एंड लास्ट वन इज एन इलेक्ट्रिक वेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ट्रू बात है ये। चलिए, तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रू फॉल्स एंड सारी एक्सरसाइज यहाँ पर लगभग कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से आप नोट डाउन करेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं नीचे। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, दिस क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। कह रहे कूड़े के ढेर में से अगर हमको प्लास्टिक की पन्नियां छाननी है तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे क्या? आप कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके लिए यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट तब यूज करेंगे जब कुछ आयरन होगा, लोहा होगा, या फिर कोई मैग्नेटिक चुंबकीय या कोई पदार्थ होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि चुंबक पे चिपक जाए, ऐसों के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। नो, आयरन और मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं, पर प्लास्टिक बैग को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से सॉर्ट नहीं कर सकते। और आपका आंसर होगा नो।
और एक्सप्लेनेशन में आप क्या देंगे भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सिर्फ किसको सेपरेट करता है, वो करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट, जैसे लोहा हो गया है ना, लेकिन प्लास्टिक की पन्नियों को वो सेपरेट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। कोई एक इलेक्ट्रिशियन आता है, ठीक है, और वो आपके घर का फ्यूज ठीक करने आता है, आपके घर का फ्यूज खराब हो गया है। अब उस पर आपको क्या करना है कि एक तार, वो क्या करेंगे, एक तार लगाएंगे उस पर और आपका जो फ्यूज है वो ठीक हो जाएगा। तो आप क्या इससे एग्री करते हैं, क्या आप उसको ये काम करने देंगे, है ना? और इसके लिए आपको अपना आंसर देना है। देखो, ये अगर ही रिपेयर्स, इलेक्ट्रिशियन कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, ही वांट्स टू रिप्लेस बाय अ पीस ऑफ वायर, अगर वो कोई सा भी तार लगा रहे, देखो यहाँ पर हमको कुछ स्पेसिफिक वायर चाहिए होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वायर चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई भी तार लगा दिया तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बजाय और बिगड़ सकती है। कोई सा भी तार हम यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे कोई भी उठा के तार हम नहीं लगा देंगे। हमको ऐसा तार चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट को पास करने पर वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन को ये बात समझाएंगे और उनसे कहेंगे कुछ ऐसे तार को यूज करो कि जिसमें कोई एक स्पेसिफिक जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, जिसको यहाँ पर लगना चाहिए, वो ही यहाँ पर लगे, ठीक है। इसीलिए हम आज की डेट में एमसीबीज का यूज करते हैं। एमसीबी क्या करती है, एमसीबी के लिए हमको किसी रिपेयर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या अपने आप ही ऑफ हो जाता है, हमको सिर्फ इसको ऑन करना होता है। समझ में आ गई बात। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर दिस, a switch and a bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubeda identifying. अच्छा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि फिगर 14 पॉइंट, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर है ना। अगर बल्ब नहीं जल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, या तो बल्ब खराब है, बल्ब डिफेक्टेड है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जुबेदा एक प्रैक्टिकल कर रही है और उसने सब कुछ जोड़ा वगैरह सब कुछ करा, जैसे स्विच ऑन करा तो बल्ब नहीं जला, ठीक है। तो बल्ब या तो खराब हो सकता है, या तो सेल हमने ढंग से नहीं लगा रखे, है ना, अभी देखा था हमने, या तो फिर हमारे वायर में हमने जो जहाँ पर जुड़े हैं, कनेक्शन करे हैं, वहाँ पर कुछ हमने ढंग से कनेक्शन नहीं करे, वायर कहीं पर ढीली छोड़ दी है, वो चेक कर लो, ठीक। या फिर हमने जो स्विच लगा रखा है उसको चेक कर लो, भाई स्विच ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और या फिर जो सेल है वो खराब हो गया है, भाई इनमें से कोई कारण होगा, ठीक है। इनको चेक कर लो, अगर तब भी नहीं चल रहा तो फिर हमको किसी एक्सपर्ट की सलाह इसमें लेनी चाहिए। इन द सर्किट शोन बिलो, लास्ट क्वेश्चन है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इन द ऑफ पोजीशन। जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा क्या इनमें से कोई बल्ब जलेगा? ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। Would any of the bulb glow when switch is in the off position? जब स्विच ऑफ पोजीशन में क्या कोई बल्ब जलेगा, बताइए। तो हमारा आंसर होगा नो, पहले वाले का आंसर होगा नो, कोई सा भी बल्ब नहीं जलेगा जब स्विच इन द ऑफ पोजीशन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो when the switch is moved to the on position। जैसे ही स्विच को ऑन कर देते हैं तो क्या ऑर्डर होगा, बल्ब किस ऑर्डर में जलेंगे, किस क्रम में जलेंगे, पहले कौन सा बल्ब जलेगा, ठीक है, और बाद में कौन सा बल्ब जलेगा। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है ऑल द बल्ब्स विल ग्लो इमीडिएटली, मतलब सारे के सारे बल्ब जो हैं वो तुरंत से जल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ए जलेगा फिर बी जलेगा फिर सी जलेगा। जैसे ही स्विच ऑन हो जाता है वैसे ही तीनों बल्ब ए बी और सी तीनों जो होंगे वो फटाक से जल जाएंगे इमीडिएटली, एक साथ जल जाएंगे। चलो नोट डाउन कर लो। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई डियर स्टूडेंट्स वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगे और आपने नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से एक बार रिवीजन जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।